बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर सर, चुप हो गए सब। अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या ने राम भगवान, मेरा व्यवस्था का सवाल है। इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर ये ऑफ प्लीज माने बैठिए प्लीज। मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है।
मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है, और एक बार बयान दिया। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। द स्पीकर of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूं कि मेरी संस्कृति और संस्कार यही है कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो, और बराबर जो उम्र से छोटे हैं उनसे बराबर का व्यवहार करो। स्पीकर सर, ये हमारी संस्कृति संस्कार है और मैं इस संस्कृति संस्कार की पालन करता हूँ। स्पीकर सर, स्पीकर सर, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुके। कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो, और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है, और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल
बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। आदरणीय सभापति जी, 1984 उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 10 लोकसभा के चुनाव हुए। 84 के बाद 10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जहां किसी का पल्लू पकड़ करके चलते थे, जहां वो जूनियर पार्टनर थे, किसी दल ने उनको कुछ दे दिया मौका, ऐसे राज्यों में कांग्रेस जहां जूनियर पार्टनर थी, उनका स्ट्राइक रेट 50% है। और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है। और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुलसीदास जी कह गए हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। तुलसीदास जी ने कहा है, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठई चबेना। कांग्रेस ने झूठ को राजनीति का हथियार बनाया। बालक बुद्धि मान करके
अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। गालियां खा करके भी, झूठे आरोप सह करके भी, मुंह पर ताला लगा करके हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय देश की सेना को आधुनिक बनाना, सशक्त बनाने के ऐसे समय कांग्रेस क्या कर रही है? ये झूठ फैला रहे हैं। डिफेंस रिफॉर्म्स के प्रयासों को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इन्होंने देश आजाद हुआ तब से भ्रष्टाचार की परंपरा बनाई। जीप घोटाला हो, पनडुब्बी घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, इन सारे घोटालों ने देश की सेना की ताकत को बढ़ने से रोका है। वो भी एक वक्त था आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के जमाने में हमारी सेनाओं के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं हुआ करते थे। सत्ता में रहते हुए देश की सेना को तो बर्बाद किया ही किया, उसको कमजोर किया ही किया, लेकिन ये कारनामे विपक्ष में जाने के बाद भी चलते रहे। विपक्ष में जाने के बाद भी सेना को कमजोर करने के लगातार प्रयास होते रहे। जब एक कांग्रेस सरकार में थे तो फाइटर जेट नहीं लिए। कांग्रेस हमारी सेनाओं को कमजोर करना चाहती है। किसके फायदे के लिए कांग्रेस वाले सेना के संबंध में इतना झूठ फैला रहे हैं? जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था 2019 में भी, मुझे ऐसा भी मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा। और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है, मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत है। I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during the campaign sir, आज तो सुन के जाइए सर। The last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. In my maiden speech in the Lok Sabha in June 2019, I spoke on the 7 signs of fascism that were taking over this country. 5 years to the date, on June 27, 2024, this House saw the unprecedented scene of the marshals welcoming the President of India, the Honorable President, with a Sengol in their hand. The Sengol is a
It is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But, Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Rajtantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Loktantra. They are still living in the world of the Sengol. Why is the word Manipur nowhere in the speech? Why do we refer to the generic Northeast? During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangal Sutra, but not once did they mention Manipur. We don't need to act east. The government says we want to act east. We don't need you to act east. Look east, walk east, and most important, embrace east. You conveniently delayed reservation for women in parliament because you actually fear women. You fear Nari Shakti. You want their support, but you certainly don't want us here. The 17th Lok Sabha had 78 women, 14.3%. The 18th Lok Sabha, this Lok Sabha has only 74 women. 4 women less than last time, only 13.6%. The ruling party, the BJP, had called a special session to bring in the women's reservation bill. They have got a shameful 30 women MPs out of 240, only 12.5%. This government had reached the pinnacle of their arrogance, where this parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader, the non-biological leader, born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par, and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India. But in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed a government again, but yours is a Pyrrhic victory. A victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st. In the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने दो बार आए. The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. Major Laisam Jotin, who was awarded Ashok Chakra while grappling with suicide bomber, was a Manipuri, who was awarded Ashok Chakra. You are dishonoring his own state. Major Ngangom Joy Datta, who was awarded Veer Chakra while fighting for this country and doing his duty as a part of the peacekeeping force in Sri Lanka in 1987. You are dishonoring this man. You are dishonoring the likes of the youths who hold the tricolor in international platforms. The likes of Mary Kom, Sarita Kunjarani, and Mirabai Chanu. You are saying that you don't matter in this country. Your state doesn't matter in this country. You are also saying that the likes of Ratan Tiam, the icon of the culture of this country, Harivam Sham Sharma, don't matter in this country. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. It is sad to see a nationalist party like the BJP will feel comfortable with this silence on the tragedy of Manipur. Keep your hands on your heart and think about the 60,000 people who are linguisting in relief camps. And those mothers, those widows, think of them. And then you talk about nationalism. The anger has thrown
a nobody like me to be part of this temple of democracy. Beating the BJP cabinet minister, think about the pain. If you hear an anxiety, anguish, and pain in my voice, please go back and see those 60,000 people languishing in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you bring that. I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our face. आप कर रहे हो, मुस्लिम की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र की बात कर रहे हो कि प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठिया कह दिया। 2009 में सभापति महोदया आप मंत्री थी। 2009 से इस संसद में, इस सदन में मैं 200 बार बोल चुका हूं कि मैं जिस इलाके से आता हूं बांग्लादेश, वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया बढ़ा हुआ है संथाल परगना में। चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो, अररिया हो। और हालत यह है, हमारी स्थिति यह है कि यहां विजय हांसदा बैठे हुए, मैं उनसे पूछ रहा था, गोपीचक एक गांव है, गाय काट दिया। और गाय काटने का जब मुसलमानों ने प्रतिरोध किया, अभी 15 दिन पहले पूरे बांग्लादेश वहां से आके बांग्लादेशी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहू बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है, परिसीमन नहीं हो गया, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? खाता न वही, इंदिरा गांधी जो कहे सही, संविधान वही है। अरे संविधान बचाने वाले यदि मोदी ने संविधान बदला, 370 के लिए बदला, शेड्यूल कास्ट के लिए बदला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बदला। और जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात होगी, हम संविधान बदलेंगे और हमको कोई संकोच नहीं।